नमस्कार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट में पड़ने वाले दुकानों पर, ठेलों पर और बाकी सारी चाय की दुकानों पर सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फैसला किया कि उन दुकानों पर उनके मालिकों के नाम लिखे जाएं और नाम लिखने के पीछे मंशा हिंदू मुसलमान की थी। और ये फैसला, ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले को पलट दिया है जिसके भीतर ये कहा गया था कि दुकानों के ऊपर अपना नाम लिखना अनिवार्य है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, राशिद फल वाला, अख्तर साहब फल की दुकान वाले, या ऐसे ही और तमाम मिलते जुलते नाम, आरिफ फल, ठेलों तक पर पर्चियां चिपका दी गई। पुलिस वाले बड़ी मुस्तैदी से पर्चियां चिपकाते हुए नजर आए। ये देखिए, पर्चियां दौड़ दौड़ कर पर्चियां चिपका रहे हैं। और इस फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। सबसे बड़ा धमाका सुप्रीम कोर्ट ने ये किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कांवड़ रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को कहा गया था। अदालत ने कहा कि दुकानदारों को अपना नाम, पहचान उजागर करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा, कोर्ट के वर्डों में बता रहा हूं, कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को बस खाने का प्रकार बताना होगा। दुकानदार दुकान पर शाकाहारी या मांसाहारी किस प्रकार का खाना बेच रहे हैं, बस ये बताना होगा। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही यह भी कहा है कि अगर याचिकाकर्ता दूसरे राज्यों को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं तो हम उन राज्यों को भी नोटिस भेजेंगे। खटाखट नोटिस भेजा जाएगा। ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा कि ठेलों पर, दुकानों पर आप लिख दीजिए कि अब्दुल ठेले वाला, अब्दुल चाय की दुकान या फिर अमर रेस्टोरेंट। ये सब नहीं चलेगा। खाने में खाने की बात कीजिए। शाकाहारी है, मांसाहारी है, कितने तरह के खाना है, पनीर है, क्या है, पनीर बिरयानी है, क्या है, ये आप लिखिए। इसकी जो सुनवाई है वो कर रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी किसकी बदौलत? एक एनजीओ है, एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। ये एक एनजीओ है। इसने उत्तर प्रदेश के सरकार के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और आज जस्टिस हरिकेश राय और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने इस पर फैसला सुनाया है। अगली जो सुनवाई है वो होगी 26 तारीख को। अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी और आज ये कह दिया गया है कि दुकानों पर नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वकील कौन थे? वकील थे एनजीओ की तरफ से वकील थे सीयू सिंह। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार के इस फैसले का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कोई भी कानून पुलिस कमिश्नर को इस तरह की शक्तियां नहीं देता। सड़क किनारे चाय की दुकान या ठेला लगाने वाले दुकानदार को इस ओर से इस तरह की नेम प्लेट लगाने का आदेश का कुछ फायदा नहीं होने वाला है। एक और वकील थे, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, आप सब लोग जानते ही हैं। उन्होंने कहा कि ये छद्म आदेश है। छद्म, छद्म मतलब नकली आदेश है। सिंघवी ने कहा कि कांवड़ यात्रा दशकों से हो रही है। सभी धर्मों के लोग, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, सब लोग जो है कांवड़ियों की मदद करते हैं। कांवड़ियों को मांसाहार खिलाने को लेकर जो है सख्त कानून बनाने की जरूरत है कि भाई सख्त कानून बनाइए। और कानून है भी इसके ऊपर। फिर ये दुकानों के ऊपर हिंदू मुसलमान लिखने की आवश्यकता क्या थी? मुजफ्फरनगर से शुरुआत हुई और धीरे 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 ये जो चिंगारी है पूरे देश में फैलने लग गई। कहीं मध्य प्रदेश, कहीं उत्तराखंड, कहीं उत्तर प्रदेश के दूसरी जगह जहां से होकर ये कांवड़ यात्रा गुजर रही है। हमारे साथ आज केपी मलिक सर हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गली गली जानते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नब्ज जानते हैं। जी। मुजफ्फरनगर क्या चीज है वो भी जानते हैं। 2013-14 में मुजफ्फरनगर का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया और अब जब भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है तब मुजफ्फरनगर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी इतना फोकस क्यों कर रही है, समझाएंगे। और इस अदालत के आज के आदेश का मतलब भी हमें बताएंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलट दिया है। सरकार तो ये बात जानती होगी कि ये फैसला किसी काम का फैसला तो है नहीं। ये फैसला मानवीय आधार का तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो पलटा तो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ तो करेगा, लोग कोर्ट की तरफ भागेंगे।
और पलट दिया गया, छीछा लेदर हो गई, किरकिरी हो गई, क्या मिला इनको? देखिए भरत, अगर हम इस सारे मामले को देखें जो पिछले लगभग एक हफ्ते से चल रहा है, आज से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। सावन का पहला सोमवार है और आज से कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। और ये कोई नई बात नहीं है। मैं मुजफ्फरनगर का ही रहने वाला हूँ। हम बचपन से देख रहे हैं कांवड़ यात्री कांवड़ लाते हैं, करोड़ों लोग गुजरते हैं। और आप आजकल तो ये कहना है कि ये संख्या 5 करोड़ के ऊपर चली गई है। इतनी संख्या में लोग आते हैं, कभी हमने नहीं सुना, कभी हमने नहीं देखा। और इसमें क्या होता है कि सब मिलजुल के करते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। और जो मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं उनको भी पता है कि अगर आप इस तरह की कोई हरकत करेंगे कि आप जो वहां नॉनवेज बेचने की कोशिश करेंगे या इस तरह कोई चीजें करेंगे तो हंगामा हो जाएगा, उनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए वो भी सहयोग करते हैं। और जिनकी नॉनवेज की दुकानें वो बंद कर दी जाती हैं, या कहीं साइड पे अंदर आप खोल लीजिए भाई, जिसको खाना हो खाए। वहां फ्रंट पे उस तरह की दुकानें नहीं रहती और पुलिस ये व्यवस्था करती रही है। लेकिन ये इस बार अति उत्साह में सरकार ने किया है और इसमें इसके तमाम राजनीतिक मायने होते हैं। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है, केंद्र में 10 साल से सरकार है, उत्तर प्रदेश में 7 साल से सरकार है। इसी बार ये इस तरह की चीजें क्यों हुई हैं, इसके पीछे की आप चीजें समझ सकते हैं। जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो राष्ट्रीय लोकदल है उसके अध्यक्ष हैं, कल मुजफ्फरनगर में ही थे। वो दोनों पाले पे खेल रहे हैं, वो दो नावों में बैठ के चल रहे हैं। सरकार की मलाई भी खाना चाहते हैं और इस आदेश का विरोध भी करना चाहते हैं। उन्होंने क्यों नहीं साफ कहा कि अगर आप ये आदेश वापस नहीं लेंगे तो हम आपसे समर्थन वापस लेंगे, क्योंकि हमारा मतदाता मुस्लिम मतदाता भी है और हम तो 10 सालों से यहाँ पे जो है भाईचारे की पहल कर रहे हैं। भाईचारे के लिए इतनी मेहनत वो पिछले 10 साल से कर रहे थे, तो वो क्यों इधर उधर की बात कर रहे थे? तो ये सब राजनीतिक कारण है इसको करने के लिए। और मुझे तो खूब अंदाजा था कि कोई अगर ये राजनीतिक दल कोई बहुत अच्छा फैसला नहीं करते, सरकार पे दबाव नहीं बनाते, तो कोई ना कोई संस्था सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट में जाएगी और ये फैसला पलटा जाएगा। क्योंकि इस फैसले का मुझे लगता है कि जी इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बाजी पलट दी है, योगी सरकार को फटकार लगाई है। मैं नियत जानना चाह रही हूँ कि इसके पीछे सरकार की नियत क्या है। साफ तौर पर हम इस पे अगर बात करें तो प्रकाश पड़ेगा, दर्शकों को भी और लोगों को भी पता चलेगा कि आखिर इसके पीछे नियत क्या है। साफ तौर पर कट्टर हिंदू मुसलमान करने पर आतुर हो गई है यूपी सरकार। देखो, पहले तो प्रज्ञा मैं ये थोड़ा ये क्लियर करना चाह रहा हूं कि ये मामला क्या है और इसमें होता क्या है। अगर आप धरातल पे देखें, कावड़ जो लेके चलता है कावड़िया हरिद्वार से, वो कावड़ कौन बनाता है? उसमें 99% मुस्लिम समाज के लोग हैं जो कावड़ बनाते हैं। कावड़ को सजाता कौन है? कावड़ में जो लोटा होता है पीतल का, जो उसमें गंगा जल लेके आते हैं, वो लोटा मुरादाबाद में बनता है, पीतल नगरी है, वहां सारा मुस्लिम समाज के लोग उसमें बनाते हैं। तो कहां कहां बचेंगे, कहां कहां हटाएंगे? तो और ये कोई आज से 10 साल से नहीं चल रहा है, ये बरसों से चल रहा है। पता नहीं हजारों साल से चल रहा है, कब से चल रहा है हम तो सुनते आते हैं और मेरा इतना जीवन बीत गया, हम देखते भी आते हैं। तो मुस्लिम समाज के लोग हों, हिंदू समाज के लोग हों, भाईचारे के साथ कावड़ यात्रा वहां से गुजरती है और हर तरह की सेवा करते हैं लोग। अब मैं जानना ये चाहता हूं कि पुलिस की जिम्मेदारी है कि वहां पे कोई अव्यवस्था ना हो, वहां पे कोई गड़बड़ी ना हो। पुलिस को चाहिए था कि वो ये व्यवस्था करती कि वहां पे कोई ढाबे इस तरह के ना चले जिनमें नॉनवेज बनता हो, जिनमें लहसुन प्याज का खाना बनता हो। ये पुलिस की जिम्मेदारी थी। अच्छा, पुलिस के पास इतना टाइम है कि वो कावड़िए के पैर दबा सके, फोटो खिंचवा सके, फूलों की वर्षा करवा सके, ये सब तो आप कर लेंगे, लेकिन आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं वहां पे स्थापित कर सकते। आपने अपना ऑर्डर बता दिया कि ऑर्डर चिपका दीजिए आप, ताकि वहां पे ये हो कि कल को नाम लगा रहे कि भाई ये मुस्लिम की दुकान है, ये फलाने की दुकान है, और जानबूझ के कुछ लोग उसमें कुछ हंगामा कर दें और एक बड़ा माहौल बन जाए। क्योंकि आप देखेंगे 2013 में जिस प्रकार से हुआ था, उसको सबसे ज्यादा फायदा कुछ सियासी दलों को मिला था। किसी को फायदा हुआ था, किसी को नुकसान हुआ था। तो ये सियासी दल भी अपने नफे नुकसान के लिए इसमें आग लगाने और आग बुझाने का काम कर रहे हैं। एक तो बात ये हो गई। जो आपने दूसरा सवाल पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इसको खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को तो खारिज करना ही था, क्योंकि इस आदेश का कोई आधार ही नहीं है। अरे भाई, आप एक ये बताइए, ये फलों की दुकान पे लिखा हुआ राजा आलम फल की दुकान, ये केले बेच रहा है, संतरे बेच रहा है, आम बेच रहा है, तो इसमें क्या धर्म भ्रष्ट हो जाएगा?
अरे भाई, हम मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, हमारे घर में क्या, हमारे आम के बाग हैं, वो हमने ठेके पे मुस्लिम को दिया हुआ है। वो आम बेचता है और वही आम हमारे घर में देता है। जो हमारी भैंसे हैं उनका दूध वही मुसलमान निकाल के बाल्टी मेरी माँ को देता है, और वो मेरी माँ गर्म करके दूध हमें पिलाती है। अगर वही मुसलमान गर्म दूध करके हमें पिला दे तो क्या हो जाएगा? ये तो कोई नई बातें नहीं चल रही हैं, लेकिन इसको राजनीति में कैसे घसीटा जाए, इस पर राजनीति कैसे की जाए, बात यहां है। तो इसका राजनीतिकरण कैसे हो और हमें सियासी लाभ और राजनीतिक लाभ कैसे मिले, हमारी सियासी रोटियां कैसे इस सारे मामले पे सिके, कोशिश ये हो रही है। आपको नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा पे उपचुनाव हैं, और इन 10 की 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी तो है नहीं। आपको पता है, सिर्फ 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, और वो 3 भी भारतीय जनता पार्टी बचा पाएगी। इसमें कोई ज्योतिष बता रहा हो तो बता रहा हो, हम जैसे भी लोग बता सकते हैं कि एकमात्र सीट है गाजियाबाद की जिसपे भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। इसके अलावा मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में 9 सीटों में से कोई सीट भारतीय जनता पार्टी की आती नहीं दिखाई दे रही है। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि इसका राजनीतिकरण नहीं हो रहा है। दूसरा, अगर आज आपकी बात करें, बड़ी आप बात कह दी केपी मलिक सर ने, बड़ी बात कह दी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, और उपचुनाव से पहले अभी लोकसभा चुनाव में केपी मलिक सर ने कुछ दिन पहले कहा था 40 डंडे वाली सीढ़ी की जो कहानी है वो दर्शकों को मालूम है, बहुत बार बता चुके हैं केपी मलिक सर। और आज पहली बार उपचुनाव जो 10 सीटों पर होने वाला है उसके बारे में केपी मलिक सर ने खुलकर ये भविष्यवाणी कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी 10 उपचुनाव की विधानसभा सीटों में केवल और केवल 1 सीट जीतेगी, 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। केपी मलिक सर, ये जो हो रहा है, ये अख्तर साहब की फल की दुकान और मंगनू की दुकान और मुख्तार की दुकान, ये सब जो लिखा हुआ है, इसका असर भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर होगा नहीं, क्योंकि इस समय अमित शाह भी फुल मूड में है। वो हरियाणा में, महाराष्ट्र में, हर जगह जा जाकर बता रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण जो है नहीं देने देंगे। हर जगह जाकर ये दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि मुस्लिम और हिंदू अलग अलग करने की कोशिश जो उनकी पहले थी उसको अब 2 गुना रफ्तार से करने की कोशिशें दिखाई दे रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे देश में हो। भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लग गया है कि जो कोशिश, जिस बुनियाद पर हम खड़े हैं, हिंदू और मुसलमान वाली बुनियाद, उस बुनियाद को और मजबूत करना होगा। बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि इन लोगों ने सबक नहीं लिया, सीखे नहीं, फिर भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन अब तक जितना दिखाई दे रहा है, चाहे वो ये फल वाला निर्णय हो या फिर भाषण हो अमित शाह के, उन सबसे तो यही दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब डबल हिंदू मुसलमान करने के मूड में उतर आई है। आपको क्या लगता है? मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो फलों की दुकानों पर नाम लिखवाए गए हैं, ये सिर्फ कांवड़ियों को बचाने के लिए है कि भारतीय जनता पार्टी खुद को बचाने के लिए हिंदू और मुसलमान नाम से, ताकि मालूम चल जाए कि ये रेहान की दुकान है तो लोगों के दिमाग में जाए कि अच्छा नहीं, यहाँ से नहीं लेना है, अमर की दुकान से लेंगे, क्योंकि वो रूट कांवड़ियों का है, कांवड़ यात्रा हिंदू यात्रा है, तो फिर हिंदू एक बार की दिमाग में रखेगा कि हम हिंदू जगह से ही लेंगे खाएंगे। देखिए भरत, अगर आप देखें, इसमें आपको याद होगा पीछे एक मौलवी ने भी फतवा जारी किया था कि ईद पे हिंदुओं की दुकान से कोई सामान न खरीदा जाए। तो ये संभव ही नहीं है। बाजार है, बाजार में सब लोगों की दुकानें हैं। और दूसरा, इसी तरह की एक कोशिश ये अभी की जा रही है कि भाई देखिए, करोड़ों की संख्या में कांवड़िया आते हैं। इन दिनों में बहुत अच्छी दुकानदारी होती है, जितने भी लोग, छोटी बड़ी दुकानें जिसकी होती हैं, जो धंधा करता है, बहुत अच्छा धंधा इस 1 महीने में निकलता है व्यापारियों का। और हम व्यापारियों के तौर पे, व्यापारियों के नजरिए से अगर देखें तो इसमें काफी स्टॉक ये लोग लेके रखते हैं, अच्छा मुनाफा कमाने के चक्कर में रहते हैं। तो इनको कुछ जो लोगों की सोच है उसमें अपनी राजनीति भी चमके और इनका नुकसान भी हो, तो एक प्रकार से इनका आर्थिक बहिष्कार किया जाए। एक वर्ग ऐसा भी है, भले ही उसकी तादाद कम हो, भले ही वो वर्ग छोटा है, मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार किया जाए। जी, उस नजरिए से भी इस घटना को देखा जा रहा है। लेकिन सर, फैसला तो सरकार कर रही है कि भाई नाम लिखिए। नहीं, देखिए भरत, सरकार में भी तो आदमी है ना, सरकार में भी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कोई वहां पे कोई सरकार में कोई रोबोट तो बैठा नहीं है, मशीन तो बैठी नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट तो फैसले वहां नहीं सुना रहा है। तो वहां पे भी नेता, स्थानीय नेता, प्रशासन, वो सब आदमी ही तो हैं। और देखिए, मैं 1000 बार कह चुका हूं कि जो पुलिस है, पुलिस सरकार की कठपुतली के तौर पे काम करती है।
आज पुलिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके तौर पे कठपुतली का काम कर रही है। कल को किसी दूसरे सियासी दल की सरकार आएगी, उसकी कठपुतली के तौर पे काम करेगी। आप पुलिस को यहाँ दोष देना ना देना कोई मतलब नहीं है पुलिस का। पुलिस तो एक टूल है, पुलिस तो एक हथियार है, पुलिस तो एक संस्था है। पुलिस का क्या करना, पुलिस को आदेश आया, पुलिस ने कर दिया। लेकिन पुलिस में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े से अति उत्साहित होकर कई सारे इस तरह के कदम उठा लेते हैं, जबकि पुलिस को नहीं होना चाहिए। मैंने पहले कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है जब पुलिस प्रबंधन कर रही। पुलिस अपने लेवल पर प्रबंधन करती है, और जो बड़ी दुकानें होती हैं, जो नॉनवेज की दुकानें होती हैं, जो इस तरह की दुकानें होती हैं, उसमें पुलिस हमेशा करती है। और किस तरीके से मैनेज करना पुलिस का काम है, शांति व्यवस्था बनी रहे, सब ठीक ठाक कावड़ यात्रा निकल जाए। अब कैसे करेगी वो उसका काम है। तो अभी जो आजकल जो वहां पे ऑफिसर है, उन्होंने एक नया नजरिया सोचा है कि ये तरीका अपनाओ। अब इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, खाली पुलिस प्रशासन है या स्थानीय नेताओं का हाथ है, या लखनऊ से आदेश है? ये आदेश क्यों आया, इस पे पहले चर्चा हुई होगी पार्टी में, तभी तो ये आदेश आया। क्योंकि आदेश खाली मुजफ्फरनगर में नहीं आया, बाद में लखनऊ से भी आया, और बाद में यूपी में भी नहीं रहा। यूपी के अलावा आप उत्तराखंड भी चला गया, मध्य प्रदेश भी आ गया। तो इसको क्या माना जाए कि मुजफ्फरनगर के एसपी सिटी ने तो ये फैसला ले नहीं लिया, वो जो मध्य प्रदेश तक चला गया। तो कहीं ना कहीं इसमें पार्टी की भी इस तरह की धारणा, इस तरह की आशंका है कि पार्टी भी चाहती है कि मामले को थोड़ा तूल दिया जाए, मामले को बढ़ाया जाए। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि 3 राज्यों में भी चुनाव है। और आपने भरत जो हरियाणा का जिक्र किया था, हरियाणा में मुस्लिमों की संख्या बहुत कम है। जहां पे मुस्लिमों की संख्या है वहां पे गाय काटने का काम, गाय बचाने का काम, उस पर हमेशा तूल रहता है। और वहां पे एक कोशिश रहती है कि ये मामला तनाव में रहे, तनावग्रस्त रहे, तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। अधिकतर हरियाणा के क्षेत्र में मुस्लिम समाज बहुतायत में नहीं है वहां पे। क्योंकि क्या हुआ था कि 47 के टाइम पे पंजाब और हरियाणा से तमाम मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे, इसलिए अधिक मुसलमान पंजाब और हरियाणा में नहीं है। खाली मेवात के एरिया में, नूहू के एरिया में, जो गुड़गांव से आगे पड़ता है, इस एरिया में मुस्लिम आबादी है। बाकी बहुत ज्यादा आबादी हरियाणा में नहीं है। इसलिए वहां पे भारतीय जनता पार्टी अपना सिस्टम बदल लेती है। वहां पे वो मुसलमान की भूमिका में जाटों को ले आती है। वो 36 जाति में जाटों को विलेन बना के और उनको कर देती है। जैसे पिछले इलेक्शनों में आपने देखा, उन्होंने 35-1 का मामला चला दिया, एक में जाट को रख दिया और 3500 को इकट्ठा कर दिया। तो वो फॉर्मूला वहां हरियाणा में बना के 2 बार सरकार बना ली। तो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे अलग अलग जगहों पे अलग अलग मुद्दे रहते हैं। एनी हाउ उनको अपनी सरकार बनानी है, एनी हाउ पार्टी को आगे बढ़ाना है। कौन सा मुद्दा लेना है, मुद्दे उनके स्थान को देख के बदलते रहते हैं। जी सर, एक जयंत चीज ये भी चौधरी है सर, कि पश्चिम प्रज्ञा जी एक सवाल लेना चाह रहा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर जयंत चौधरी बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, बड़ा हिंदू मुसलमान की बात करते थे, एकता की बात करते थे, किसान की बात करते थे, कहते थे कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, सब भाई किसान है। हम लोगों ने बड़ा उनको जो है जब तक रहे इंडिया के साथ में तब तक उनको देखा हिंदू मुसलमान और सामाजिक सौहार्द की बातें करते हुए। और इतने बड़े नेता होते हुए भी वो इस फैसले का विरोध नहीं कर पाए, खड़े नहीं हो पाए कि नहीं किसी भी तख्ती, किसी भी ठेले पर नहीं लगेगा ये सब नाटक नोटंकी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी भाई। बिल्कुल एकदम ही रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई क्या जयंत चौधरी की? देखिए भरत जी, जयंत चौधरी अभी फंस गए हैं। जयंत चौधरी ऐसे फंस गए कि इधर कुआं है इधर खाई है। अगर आप देखें 10 साल से वो भाईचारे का प्रयास कर रहे थे, कोशिश भी की उन्होंने, काफी हद तक वो कामयाब भी हुए, जिसका फायदा उन्हें 8 विधानसभा के विधायकों के रूप में मिला। एक उन्होंने बाई इलेक्शन बाद में जीता तो 9 विधायक वो जीत लिए। जो 0 पे थे वो 9 पे आ गए, तो उसका फायदा उनको मिला 10 साल की मेहनत का। और इन्होंने जो है समाजवादी पार्टी के सहयोग से जीतने का काम किया और मुस्लिम समाज ने बहुतायत में इनको वोट दिया, राष्ट्रीय लोकदल को। अब जिस सीट पर बाई इलेक्शन है, मीरापुर की सीट है, वो मुजफ्फरनगर जिले में ही आती है, उस सीट पर अभी चुनाव है। अब जयंत चौधरी फंस गए हैं क्योंकि उनको मालूम है कि वो मुस्लिम बाहुल्य सीट है। अगर आप भाजपा के साथ जाके वकालत करेंगे, इस तरह की बात करेंगे, तो सीट निकलना मुश्किल होगा। जो इंटरनल सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इस सीट पर ना भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, ना राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ना चाहता है। एक दूसरा ये चाह रहे हैं कि ये सीट आरएलडी के हिस्से में चला जाए। आरएलडी चाह रहा है कि भाजपा ही दबाव बना के किसी तरह ऐसा माहौल बन जाए कि हमें सीट छोड़नी पड़ जाए और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े। हारना तो तय है दोनों का, क्योंकि जिस तरह का वहां जातीय समीकरण है,
और मुस्लिम 1.25 लाख से अधिक की संख्या मुस्लिम की है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी या आरएलडी का भाजपा के साथ सहयोग में चुनाव लड़ना वहां से निश्चित हार है, ये सब जानते हैं। क्योंकि वहां पे क्या होगा कि जातीय समीकरण में ही ये सीट निकली थी। गुर्जर समाज से चंदन चौहान आते थे, चंदन चौहान ने गुर्जर का वोट लिया, मुस्लिम समाज उनके साथ आ गया और कुछ जाट आ गया, तो तीनों कॉम्बिनेशन मिलके ये सीट जीत ली। अब इस बार आप कैसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे? जाट भी आपसे नाराज है, आप भाजपा के साथ जाने से किसान भी आपसे नाराज है। अगर आपके साथ 35-40% जाट है भी, तो वो अकेला क्या तीर मार लेगा? मुस्लिम समाज आपके विरोध में खड़ा हुआ है, बाकी दूसरी जातियां आपके साथ है नहीं। तो राष्ट्रीय लोकदल का तो सीधा सीधा गणित है कि वो यहाँ पे चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इसीलिए उनकी तरफ से चुपचाप घोषणा की जा रही है, जिसमें बात चल रही है। हो सकता है कि इस तरह की घोषणा हो जाए, उसकी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि जो अमीर आलम हैं, समाजवादी पार्टी में थे पहले, वो आजकल आरएलडी में हैं, उनके बेटे हैं, उनको टिकट, नवाजी शली, उनको टिकट देने की बातचीत चल रही है कि उनको दे दिया जाए। तो अब आप ये देखिए तमाशा, अगर मुस्लिम समाज का कैंडिडेट राष्ट्रीय लोकदल के खाते से लड़ता है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो मुजफ्फरनगर के नेता है, क्रांतिकारी नेता, वो प्रचार कैसे करें? तो भारतीय जनता पार्टी कैसे जिताएगी एक मुस्लिम समाज के आदमी को मुजफ्फरनगर से, उसी मुजफ्फरनगर में जहां अपना आरिफ फलवाले की फोटो टांग रखी है? तो ये देखिए ये तमाशा किस तरह का होगा, माहौल क्या बनेगा चुनाव। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी भी फंसी हुई है आज की डेट में, राष्ट्रीय लोकदल भी फंसा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी फंसी हुई है। उसकी जो प्रयोगशाला है वो मुजफ्फरनगर ही है। वो मुजफ्फरनगर ही थी 2013 की प्रयोगशाला, जिससे भारतीय जनता पार्टी ने देश में और उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल की थी। तो वही प्रयोगशाला है ये मुजफ्फरनगर। तो यहां से क्या बन के निकलेगा मामला, वो पूरी यूपी को प्रभावित करेगा। जी सर, अगर प्रबंधन ही करना था सरकार को, तो इतना कुछ करने से बेहतर था कि आप स्टॉल्स लगाते। हम कल से इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि वेज और नॉन वेज का अगर एक नेम प्लेट भी लगवा देते तो भी काम चल जाता। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। लेकिन अगर सरकार खुद अपनी तरफ से, आदिगुरु शंकराचार्य ने भी यही बात रखी है कि अगर खुद स्टॉल्स लगा करके शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन रखते, अरे आप अपने खर्चे से, सरकारी खजाने से नहीं रखते, आप आस्थावान लोगों से चंदा लेते, आप उससे लगवाते स्टॉल, और तमाम जो कांवड़ यात्री जा रहे हैं उनकी आस्था का ख्याल रखते, उनके लिए भोजन का प्रबंध कराते, जल का प्रबंध कराते, फूल वूल का प्रबंध तो आप कराते ही हैं। तो ये तो बिल्कुल साफ तौर पर लग रहा है कि आपने जो प्रयोगशाला की बात कही है वो बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ, इनकी प्रयोगशाला एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक करके फेल हुई है सर। और उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने बिल्कुल नाक ही कटा दी है। उसके बाद ये बौखलापन में लिया गया ये फैसला, आप इनको कितना लगता है कि ये प्रयोगशाला में जो इन्होंने डाल दिया है, ये अभी भी इनके काम आएगा, ये अभी भी सरकार को फायदा दिलाएगा? अभी भी इतना हिंदू मुसलमान करने के बाद इनको कोई फायदा मिलेगा? क्योंकि जनता तो उब चुकी है, तो हम देख चुके हैं सर। देखिए प्रज्ञा, अगर आप पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव का आकलन करें, तो खाली उत्तर प्रदेश ही नहीं, मुझे नहीं लगता देश के किसी हिस्से में भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड है वो कहीं चला। तो धार्मिक आस्था वाला कार्ड था, जो धार्मिक आस्था वाला कार्ड था, हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड था, वो तमाम कार्ड बंद हो गए। और इस कार्ड को बंद करने में भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था वो भी नहीं चलाना चाह रहा था। उसने भी, अगर आप देखेंगे, मोदी जी ने जो नया विचार दिया था, सबका विकास सबका साथ, सबका साथ सबका विकास चल रहा था। तो सबका साथ सबका विकास में तो मुस्लिम भी आता है, तो मुस्लिम का भी विकास हो रहा था। तो जो मुस्लिम का विकास हो रहा था, तो इस तरह से विकास होगा क्या वो? इस तरह से साथ होगा क्या वो? तो जाहिर सी बात है कि आप उस फॉर्मूले से वापस आ गए हैं। सर कि बंद करो सबका साथ सबका विकास। नहीं, वो तो आवाज उठ गई है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से आवाज इसलिए उठ गई है कि सबका साथ सबका विकास होने के बाद में भी मुस्लिम समाज तो कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट देता ही नहीं है, हिंदुओं ने भी नहीं दिया। तो अगर हिंदू भी आपको वोट नहीं दे रहा है, मुसलमान भी आपको वोट नहीं दे रहा है, तो काय का साथ, काय का विकास? तो विकास और ये विस्तार सब बंद हो गया है। इसलिए अपने पुराने क्रांतिकारी फॉर्मूले पर लौट आइए, उस पर प्रयास भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई सारी चीजें उबल रही हैं। प्रज्ञा, मैं आपको हमेशा कहता हूं आपके प्रोग्राम में भी कि आवाजें अंदर से उठनी शुरू हो गई हैं, और जब तक आवाजें अंदर से नहीं उठेंगी तब तक कुछ नहीं होगा।
ये कोई बाहर का आदमी तो महत्वपूर्ण है नहीं सवाल। जिसने कहा है। नहीं, पहले मैं ये पूरा कर दूं, महत्वपूर्ण। मैं पूरा कर दूं भरत, मैं ये पूरा कर दूं कि ये जो सवाल आया है कि भाई विकास की बात बंद कर दीजिए, सबका साथ सबका विकास बंद कर दीजिए मोदी जी, इसकी जरूरत नहीं है। वो वहां पे कर्नाटक के सांसद रमेश जी कह रहे हैं कि मैं 7 बार का सांसद हूँ, मैं दलित हूँ, पिछड़े समाज से आता हूँ, मुझे क्यों नहीं मंत्री बनाया जा रहा है? अजनबी वैष्णव में कौन से हीरे लटके हुए हैं? जवाहरात क्या सिर पे लगा के पगड़ी में बांध के हरदीप पुरी जी घूम रहे हैं, क्या उनको मंत्री बना रहे हैं? सीतारमन जी कौन सा बहुत अच्छा बजट पेश कर रही है 7वीं बार इस बार, जो हम नहीं कर सकते? ये सवाल कौन उठा रहा है? ये ममता बनर्जी, शरद पवार नहीं उठा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उठा रहे हैं। तो आवाजें अंदर से उठनी शुरू हो रही हैं और आवाजें बढ़ती जाएंगी, आवाजें तेज होती जाएंगी। तो आपको वापस लौटना पड़ेगा। आज 10 साल में आपको याद आया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे जो प्रतिबंध लगा हुआ दशकों से, उसको हटाया जाए। आपको 10 साल में याद नहीं आया? आज एकाएक क्यों आ गया? कल इतना महत्वपूर्ण दिन है, देश का बजट पेश होने जा रहा है और आज आप जो है आरएसएस से प्रतिबंध हटा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि नई बहस देश में खड़ी हो जाए और लोग भूल जाए बजट में क्या, क्योंकि बजट में कुछ है ही नहीं सबूफे के अलावा। तो बजट पे चर्चा कम हो, आरएसएस के प्रतिबंध पे चर्चा ज्यादा हो, ये सरकार की कोशिश है। बजट तो जब पिछले 10 साल में ढंग का नहीं बना पाए, तो सरकार बनने के बाद ये 1.5 महीने में क्या बजट बना लिए होंगे सर? ये तो दुनिया जानती नहीं, है, ये बजट तो तो देश बन भी गया है। जानता है। नहीं, बजट तो बन गया है। बजट तो जो है कुछ बजट तो वहां चला गया आंध्र प्रदेश, कुछ बिहार चला जाएगा, तो हम्म बजट में क्या बताओगे? हम्म बाकी सबका हम्म, कट कट वही कट कट बात है। करके दे दिया जाएगा।